नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों आज बड़े सवालों के घेरे में है। एक तरफ बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज को लगातार झटके लग रहे हैं और प्रशांत किशोर के कई करीबी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उनका कल दिल्ली दौरा है, नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश होने वाला है। उसके बाद कई तरह के राजनीतिक अटकल को ये जो गृह प्रवेश है और दिल्ली दौरा है, कई तरह के अटकलों को जन्म दे रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे बंटी यादव हत्याकांड के बारे में। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिवार न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा हुआ है। आखिर इन तीनों घटनाओं का बिहार की राजनीति और जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बांकीपुर उपचुनाव से पहले जिस तरह से प्रशांत किशोर और जनसुराज को लगातार झटके लग रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर अब चेतना जाम भी प्रोफेसर केसी सिन्हा हमने कल देखा। उसके अलावा दीघा के जो पूर्व उम्मीदवार थे बिट्टू सिंह, मनेर के गोपाल सिंह समेत कई जो प्रत्याशी रह चुके हैं जनसुराज के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ हमने देखा कि पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें उनकी जमानत जब्त होने तक की बात लिखी गई है। और बीजेपी का दावा है कि उसकी जो पॉलिसीज है उससे प्रभावित होकर नेता जो हैं वो पार्टी में आ रहे हैं, जबकि जनसुराज के लिए ये बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या लगातार हो रही ये टूट जनसुराज की ताकत कमजोर करेगी या प्रशांत किशोर इसे अलग दिशा दे पाएंगे? और बांकीपुर उपचुनाव में खास करके हम देखें तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक सवाल तो लोग उठा रहे हैं कि जनसुराज में निर्णय की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, मतलब सारे फैसले प्रशांत किशोर ही लेते हैं। स्वाभाविक है कि जो इनके पार्टी में जो लोग जुड़ते हैं, बाद में जब उनको समझ में बात आती है कि हमारी राय कोई बहुत महत्व नहीं रखता है, सारे निर्णय प्रशांत किशोर लेते हैं, वैसी स्थिति में वो रास्ता अलग तलाशने लगते हैं। और दूसरी बात है कि स्वाभाविक है कि जहां सत्ता होगी तो वहां तो हर तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं और बेहतरी की संभावना भी दिखाई जाती है। अभी पार्टी में थे, आईपीएस कैडर से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए थे आनंद मिश्रा, काफी जनसुराज से में सक्रिय थे, और वही आनंद मिश्रा निकल गए, भाजपा ज्वाइन कर लिए, पार्टी ने उनको बक्सर से टिकट दिया, चुनाव जीत गए। भाजपा में एक संभावना दिख रही है। अब केसी सिन्हा कल कह रहे थे कि चूंकि शिक्षा में हमें क्रांति लानी है और फिर अपने पुराने गौरव को लौटानी है और शिक्षा में बेहतरी की गुंजाइश केवल बीजेपी में ही रहकर की जा सकती है। पर उनको लगता है कि केंद्र और राज्य मिलकर के जो बिहार का जो एजुकेशनल सिनेरियो है उसमें ड्रास्टिक चेंज ले आएगा, तो केसी सिन्हा कहाँ चले गए। जनसुराज उनको रोक नहीं पाई, जबकि केसी सिन्हा शायद होते बांकीपुर में तो प्रशांत किशोर के लिए तो बड़ा एक मेरुदंड की तरह होते, चूंकि वो जाति से कास्ट थे। बांकीपुर का इलाका कास्ट डोमिनेटेड इलाका है। केसी सिन्हा एक ऐसे नाम, एक ऐसे चेहरा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, तो जनसुराज उनको नहीं रोक पाई। बिट्टू सिंह दीघा से उम्मीदवार, गोपाल सिंह मनेर से उम्मीदवार, और चेतना झाओ जो फिल्म डायरेक्टर हैं जो जुड़ी थी। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक माहौल बनाया बिहार में और कि हम बदलाव के गवाह बनेंगे, उन्होंने दो तीन बातें कही। उन्होंने कहा था कि राजनीति बदलेगी तभी बिहार बदलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम बिहार बदलने आए हैं, मेरा कोई चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ये मेरा मकसद नहीं है। तो बिहार बदलने के लिए जितना ईमानदार लोगों को वो जोड़ रहे थे, शायद वो एक एक करके छिटकते गए। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के विजन को लेकर के कल केसी सिन्हा ने भी सवाल उठाया था कि उनका कोई स्पष्ट विजन मुझे समझ में नहीं आया। जब विजन ही आपका स्पष्ट आपके लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं रास्ता पकड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जाति से विकास की राजनीति हम तय करेंगे।
बिहार जातियों के खांचे साचे में बटी हुई है। हम जाति को डाइल्यूट करेंगे और विकास के आधार पर बिहार की पटकथा लिखेंगे। यहाँ पर भी एक सवाल है। रोजगार आधारित विकास की बात वो कहे थे, शिक्षा की बात उन्होंने की, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार की बात की थी। इसी कड़ी में ये लोग जुड़े थे। कुछ लोग तो टिकट लेने के लिए जुड़ते हैं चुनाव के वक्त, उनको वो जन सुराज और जन संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी ने उनको टिकट दिया उस पार्टी के उम्मीदवार हो गए, लगा कि इस पार्टी का अपना ये है। लेकिन कुछ लोग जो जुड़े हैं, अब चेतना झा और केसी सिन्हा जैसे लोग चुनाव जीतने के लिए और टिकट पाने के लिए जन सुराज से नहीं जुड़े थे। ये लोग बदलाव के गवाह बनने के लिए जुड़े थे कि अगर बिहार को हम बदलने में हमारी भी भूमिका होगी, हमारा भी सहयोग होगा तो हम जुड़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बारे में ये कह के कि उनके विजन ही अस्पष्ट है, तो एक कहीं न कहीं से सेटबैक तो है प्रशांत किशोर जी के लिए। जमानत बचेगी या नहीं बचेगी ये तो जनता तय करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वाकोभर की भी पार्टी को मिलने जा रहा है, वो तो जनता तय करती है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले लोग नहीं। अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो एक ऐसा उम्मीदवार प्रशांत किशोर को जरूर है जिनको पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। उनके सामने भाजपा की सांगठनिक धार जितनी मजबूत हो, संगठन की ताकत जितनी अधिक हो, सत्ता का जितना भी समर्थन उनको मिल जाए, लेकिन कैंडिडेट चयन करने की बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर तो एक अच्छे कैंडिडेट हैं ही ना। कल क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़, रेखा गुप्ता से भी ये मजबूत कैंडिडेट है। तो देखना होगा कि आखिर वो प्रशांत किशोर जी को लगातार झटके मिल गए। तो एक इसको कहते हैं राजनीति में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। केसी सिन्हा को ले आना, बिट्टू सिंह को ले आना, गोपाल सिंह को भाजपा में शामिल करा लेना, ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है कि ताकि उनके जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटे कि देखिए जो उनके साथ हैं वो तो उनके साथ रहने के लिए तैयार हो, आप उनको चुन करके क्या कर लीजिएगा, और आपके साथ अगर वो चुने ही जाएंगे तो आपके साथ कल कौन रहेगा नहीं रहेगा इसकी क्या गारंटी है। ये लोग तो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बीजेपी इस तरह का प्रयोग कर रही है। प्रशांत किशोर शायद सांगठनिक ताकत अगर इनकी मजबूत होती तो इन लोगों को पार्टी से जोड़ के रखने में और खास करके चुनाव के वक्त रखने में जरूर कामयाब होते। ठीक है, चुनाव के बाद फिर ये लोग कहीं और चले जाते, कोई दामन थाम लेते, लेकिन चुनाव के वक्त तो एक सेटबैक है ही प्रशांत किशोर जी के लिए। देखते हैं कि प्रशांत किशोर जी इसके बाद भी अपने दम पर क्या बांकीपुर में क्या प्रभाव डाल पाते हैं। चूंकि फिर मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज को केंद्रीकृत कर दिया है। डेमोक्रेटिक तरीके से वहां लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती। आते हैं लोग इनकी अच्छी अच्छी बातें सुन करके कि चलिए बदलाव होगा बिहार में, उसके हम गवाह बनेंगे, वाहक बनेंगे, तो हमें भी कोई जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन जब वहां आते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना 2 साल रहते हैं, उनको लगता है कि सारे निर्णय तो प्रशांत किशोर के होते हैं, हमारे हिस्से में तो कुछ होता नहीं है, तो फिर वो कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और विचारधारा की अब कोई बात नहीं रह गई है। ये कई बार मैंने कहा है, थोड़ा कटु शब्द हो जाता है कि अब पार्टी लोग ज्वाइंट विचारधारा के स्तर पर नहीं करते। तो वो पार्टी की विचारधारा उनको अच्छी लगती है, पार्टी के सिद्धांत अच्छे लगते हैं, पार्टी के मूल्य, पार्टी के विचार, पार्टी के कार्यकलाप से प्रभावित होकर के वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये सैद्धांतिक बातें होती है। व्यवहारिक बातें होती हैं कि वहां वो अपनी संभावना तलाशते हैं कि कल कोई हमारा यहाँ राजनीतिक भविष्य हो सकता है कि नहीं, कल यहाँ कोई हमें जगह मिल सकती है कि नहीं, कल यहाँ पर कोई पद के हम लाभार्थी हो सकते हैं कि नहीं, तो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में चले जाते हैं। संघर्ष तो सबके बूते की बात है नहीं। वैसी स्थिति में जनसुराज से जिन लोगों ने छोड़ करके अपने अलग राह बनाई या अलग राह थामी या पार्टियों को ज्वाइन किया, प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका है और वो भी चुनाव के वक्त इससे इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल पर असर तो पड़ेगा। इस सच्चाई को प्रशांत किशोर चाहे जितना नकार दें, लेकिन ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को छोड़ करके जाना
एक कार्यकर्ताओं के मनोबल तोड़ने की बात तो है। देखते हैं प्रशांत किशोर इस स्थिति के बाद भी बांकीपुर में कितना प्रभाव डाल पाते हैं। अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो जीत और हार का अंतर भी अगर कम होगा, तब भी प्रशांत किशोर को हार में जीत ही मानी जाएगी कि भाई ये सीट तो बीजेपी की है, बीजेपी जीतते रही है। कास्ट कॉम्बिनेशन, सोशल कॉम्बिनेशन भी बीजेपी के साथ है। सत्ता केंद्र की, सत्ता राज्य की, संगठन की ताकत, सब कुछ के बाद भी प्रशांत किशोर ने कड़ी टक्कर दी। अगर 10-20 हजार के मतों के अंतर से ये जीते हारते हैं, तब भी प्रशांत की हार को जीत ही कहा जाए। और अगर जीत जाते हैं तब तो फिर एक समझिए कि रिफरेंडम जो वो कह रहे हैं जनमत संग्रह, वो तो जनमत संग्रह हो जाएगा। पूरा मैसेज ही चला जाएगा कि अब जनता अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। देखते हैं प्रशांत किशोर से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर, मनोविज्ञान पर कितना असर डालते हैं। प्रशांत किशोर इससे कितने कमजोर होते हैं, भाजपा कितनी मजबूत होती है। लेकिन कोई भी वैसा चेहरा जो इनके साथ जुड़ा और आगे भी लोगों की जुड़ने की उम्मीद थी, एक एक करके छोड़ करके जाने के बाद प्रशांत किशोर के जन सुराज के प्रति तो एक भरोसे की कमी तो दिख रही। और वो भरोसा बनाने में प्रशांत किशोर कामयाब होंगे नहीं होंगे, वो तो वही बेहतर बताना है। बिल्कुल सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जुलाई को एक दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं और इस दौरे की सबसे बड़ी वजह है कि उनके नए सरकारी आवास जो 9 सुनहरी बाग रोड में उनका गृह प्रवेश का पूजा है और नीतीश कुमार स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे और पूजा के बाद उसी दिन पटना लौट आएंगे। ये टाइप 8 कैटेगरी का जो हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट बंगलो है, जहां उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ के पास होगी और उन्हें Z+ कवर मिलेगा। इससे पहले भी जून में उनके बेटे निशांत कुमार 5 देश रत्न मार्ग वाले सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे। तो ऐसे में सवाल हो रहा है कि क्या गृह प्रवेश एक विजिट है कि दिल्ली की राजनीति में भी नीतीश कुमार की नई इनिंग जो है उसका भी एक संकेत है। देखिए, ये तो टाइप 8 सरकारी बंगला इनको आवंटित किया गया है और टाइप 8 सरकारी बंगला बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये लुटियंस जोन का बंगला है जो सुनहरी बाग की बात आप कर रही हैं। तो इसमें तो नीतीश कुमार जी को जब ये बंगला आवंटित किया गया है तो इसमें तो कई संदेश छिपे हुए हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी इलाके में ये शामिल है और इस इलाके में देश के कई बड़े राजनीतिक नेता रहते हैं। तो राहुल गांधी वहीं पर हैं, अमित शाह वहीं पर हैं, सब लोग तो वहीं पर हैं। 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर ये सारे लोग हैं। लेकिन हाँ, ये एक संकेत जरूर है कि जो टाइप 8 श्रेणी का जो सरकारी बंगला जिनको भी आवंटित होता है, माना जाता है कि केंद्र सरकार के सबसे उच्च श्रेणी के लोग हैं या ये आवास ही उच्च श्रेणी का सरकारी आवास में है। और खास करके इसमें बड़ा परिसर, पर्याप्त हरित क्षेत्र, सुरक्षा व्यवस्था जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। तो लुटियंस दिल्ली में टाइप 7, टाइप 8 इस तरह के 520 सरकारी बंगले हैं, उसमें टाइप 8 सरकारी बंगला नीतीश कुमार जी को दिया गया है। और ये बंगला जो है सांसद, केंद्रीय मंत्री, शीर्ष राजनीतिक नेता, कुछ हाईकोर्ट के जजेस, मैंने माना जाता है कि ये VVI जो लोग होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो देखेंगे कि अगर ये बंगला में जा रहे हैं तो नीतीश कुमार क्या केवल एक राज्यसभा के सदस्य बन करके रहेंगे। 3 एकड़ में है वो बंगला, 3 एकड़ का परिसर है, या कोई उनको सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी जाएगी। अगर सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो चल ही रही है, रिशफल की बात चल रही है, कुछ मंत्री ड्रॉप किए जाएंगे, कुछ मंत्री जोड़े जाएंगे, या नीतीश कुमार को भी कोई ऐसी संवैधानिक जिम्मेवारी दी जाएगी। मंत्री परिषद से लेकर के और भी कई जगह होते हैं जहां पर इसकी गुंजाइश होती है। तो 17 जुलाई को ये शिफ्ट तो कर रहे हैं, शायद उसका रंग रोगन सफाई का काम चल रहा था और वो लुटियंस जोन का वो जो टाइप 8 का बंगला है उसमें इनको जगह तो दे दी गई। बिल्कुल आपने सही कहा कि हाई सिक्योरिटी है, निगरानी पूरी रखी जाती है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं उस इलाके में। तो इस बंगले के साथ एक उम्मीद तो है
कि उस तरह के बंगले जिनको अलॉट किए जाते हैं उनको अच्छा पोर्टफोलियो भी मंत्रिमंडल में दिया जाता है, कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जाती है। तो उम्मीद करना तो एक पार्ट हो सकता है। अभी तो गृह प्रवेश की बात हो रही है कि ये बंगला आवंटित किया गया है। मॉनसून सत्र भी राज्यसभा का लोकसभा का शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र भी अटेंड करेंगे और उस बंगले में रहेंगे। राजनीति के बारे में और मंत्रिमंडल में या कोई पद के बारे में तो अटकल ही लगाया जा सकता है ना। नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं, उनको जगह तो मिल ही सकती। जेडीयू के 12 सांसद हैं जिनके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। इनकी पार्टी के 2-2 लोग मंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम भी मंत्री रहे, हमने तो मुख्यमंत्री का दायित्व बीजेपी को दे दिया बिहार में, हमको केंद्र में कोई जिम्मेवारी दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए को या बीजेपी को इनको कोई मंत्री पद या कोई बड़ी जिम्मेवारी देने में कोई गुरेज होगा, कोई परहेज होगा। वो देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है नीतीश कुमार जी पर कि क्या नीतीश कुमार उस पद को लेना चाहेंगे। अगर लेना चाहेंगे तो क्यों नहीं इनको मिलेगा। बंगला तो उसी लेवल का है जिसमें उसी तरह के लोगों को वो आवंटित किया जाता है। तो अगर नीतीश कुमार जी केवल राज्यसभा के सदस्य के तौर पर केवल वो बंगला आवंटित किया गया, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और राजनीति में तो संभावनाएं बनी रहती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये मानसून सत्र में या 17 जुलाई के बाद ही हो सकता है कि 2 महीना 4 महीना के बाद कोई ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हो जिसमें नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाए, केंद्र में कोई जगह दे दी जाए। संभावना तो है, और आपके सवाल जो है वो संभावनाओं के इर्द गिर्द है। तो अभी तुरंत तो नहीं कि अब 17 जुलाई को बंगले में गृह प्रवेश करेंगे या प्रवेश करेंगे और फिर तुरंत कोई इनको बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाएगी। हो सकता है कुछ दिन के बाद दी जा सकती है जिम्मेवारी, और नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं। ये तो कई बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार से लेकर के कई सरकारों में ये मंत्री रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी अगर चाहेंगे कि हम केंद्रीय भूमिका में रहें, क्यों नहीं इनको जगह मिल सकती। बिल्कुल सर, पटना के चर्चित बंटी यादव मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है। जो मेन एक्यूज्ड है रवीश कुमार, पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हो गया है और पुलिस का दावा है कि अरेस्ट के दौरान उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लगी। और बंटी का जो है वो पहले किडनैपिंग हुआ था, फिर कुछ दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में ब्रूटल मर्डर की पुष्टि हुई। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। परिवार जो है वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा हुआ है। इस बीच बिहार सरकार के ही मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। ऐसे में सवाल है कि इस केस में सभी दोषियों को क्या सज़ा मिलेगी, और फिर से जिस तरह से पुलिस की शुरुआती लापरवाही भरत तिवारी केस में हमने देखा, उसके बाद ये बंटी यादव केस में पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए, बंटी यादव के अपहरण की घटना 6 जुलाई की रात को हुई थी। जंक्शन के बगल में दूध मार्केट पहले हुआ करता था, वहीं पर वो था, शायद उनका अपहरण किया गया। और कुछ लोगों ने जब अगवा किया तो उसके बाद उनके परिवार के लोग जो थे इसकी सूचना दर्ज करवाई। शायद वहां पर कोई शराब का कारोबार, सेक्स रैकेट कुछ चल रहा था जिसका ये विरोध कर रहे थे, और उन्हीं के गुर्गों ने इनको अपहरण किया। तो अपहरण की कार्रवाई तो हुई। 11 जुलाई को बंटी का शव पटना जिले के अथमल गोला थाना क्षेत्र में मिला। शव की हालत काफी खराब थी और पहचान करना भी मुश्किल था। बाद में परिजनों ने कपड़े और हाथ में जो वो कड़े पहने हुए थे उसके आधार पर उनकी पहचान की गई। तो पुलिस की भूमिका पर तो सवाल है कि जहां पर वो अपहरण हुआ बंटी यादव का, 100 मीटर की दूरी पर डायल 112 की ड्यूटी में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर उसने कुछ तो चीखा चिल्लाया होगा, ये पुलिसकर्मी क्या किए, क्यों नहीं उसका अपहरण की घटना को रोक पाए, क्यों नहीं तत्काल प्रभावी कार्रवाई की। ठीक है, 3 एएसआई और 1 होमगार्ड को कथित लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन उस लड़के को तो बचाया जाना चाहिए था, बंटी यादव को तो बचाया जाना चाहिए था।
और अपहरण के बाद भी परिवार के लोगों को आश्वासन देते रही पुलिस। कैसी पुलिस है कि अपहरण करता है, उसकी हत्या कर देता है और उसके परिवार के लोगों को पुलिस लाश भेंट करती है। ठीक है, वो जो रवीश है उसको आप इनकाउंटर कर दीजिए, कल उनको जेल में सजा हो जाएगी। बंटी यादव की जान तो बचाई जा सकती थी ना, अगर पुलिस तत्काल एक्शन में आ जाती। वो भीड़ भाड़ वाला इलाका पटना जंक्शन जहां से उसका अपहरण होता है, वो इलाका ऐसा नहीं है। जहां पर डायल 112 है वो तो बिल्कुल आसपास में है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग तो फेलियर रहा पुलिस का, इनपुट नहीं ले पाई पुलिस, आश्वस्त करते रही, लेकिन बंटी यादव के हत्यारों तक पुलिस उस समय नहीं पहुंच पाई जब उनको जान बचाया जा सकता था। इसको लेकर उनकी मां धरना पर बैठी हुई है। रामकृपाल यादव तो चूंकि उसी इलाके से आते हैं, इसलिए वो तो वहीं की राजनीति से आज इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, स्वाभाविक रूप से वो कहेंगे। प्रशांत किशोर भी उनकी मां के पास गए, आश्वस्त किया, देखते हैं। अब तो वो जो रवीश हैं, सुबह में आज ही बांस घाट के नजदीक पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ, पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया है। वो तो रवीश पूरी घटना बताएगा, अपहरण करने के बाद बंटी यादव को वो लोग कहाँ ले गए, कैसे छिपाए, किस दिन हत्या कर दी गई, किस दिन लाश को कहाँ दबा दिया गया, लाश बरामद कैसे हुई, अब तो पूरी बात आएगी। तो अब तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, पनिशमेंट, ये सारी पार्ट एक तरफ है कि रवीश कुमार और उनके ग्रुपों को जिस तरह का दंड दिया, लेकिन एक वैसा नौजवान जो विरोध कर रहा था शराब के धंधे का कि अवैध कारोबार यहाँ होता है, सिगरेट का विरोध कर रहा था कि इस तरह से जो ये परिवार यहाँ जो रहते हैं वो परिवार कहीं ना कहीं से असुरक्षित महसूस करते हैं इस तरह के अराजक तत्वों से, असामाजिक तत्वों से, और बदले में वो लोग उसका अपहरण करते हैं कि चलो इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। और वहां पर पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई करती तो बंटी यादव का अपहरण हुआ था, हत्या थोड़े हो गई थी, उसको बचाया जा सकता था। लाश तो मिली है 11 जुलाई को। तो ये एक सवाल तो है पुलिस की सक्रियता पर कि वो पुलिस जो इतना चुस्त दुरुस्त दिखती है जब एक शराब कारोबारी को पकड़ने की बात होती है, एक बालू माफिया को पकड़ने की बात होती है, लेकिन एक व्यक्ति जो उसी शराब के सिंडिकेट का विरोध कर रहा हो और उसका अपहरण कर लिया गया हो और पुलिस तत्काल उसको बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, तो एक सवाल तो है, लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल तो है कि क्या इतनी चुस्त दुरुस्त विधि व्यवस्था है बिहार की कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी वैसे चीजों का विरोध करे जो असामाजिक तत्वों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा हो और बदले में असामाजिक तत्व इस तरह के लोगों का अपहरण करके हत्या क्यों करते हैं? अपना दहशत को कायम करने के लिए। यही तो क्रिमिनल का साइकोलॉजी होता है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको हटा देंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस को वहां थोड़ा अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। ठीक है, आज आपने रवीश कुमार का इनकाउंटर में उनको पैर में गोली लगी, वो इलाज करा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति की जान चली गई। अब उसका माँ, उसका परिवार, उसका भाई फांसी की बात कर रहा है कि अपराधियों को फांसी दे दी जाए। ठीक है, अपराधी को फांसी भी दे दी जाए, क्या उससे उनका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा? लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात बिहार की सरकार करती है, पुलिस अगर अपने चुस्ती फुर्ती की बात करती है, इनपुट अगर इनके पास सीआईडी का है, स्पेशल ब्रांच अगर इनके पास रोज इनपुट देता है कि कहां पर कौन सा गलत कारोबार हो रहा है, तो फिर बंटी यादव अगर कोई सूचना ही दे रहा था पुलिस को, तो पुलिस को तो और भी सक्रिय होकर के उनकी जान बचानी चाहिए थी, या विरोध ही कर रहा था। तो देखते हैं कि रवीश कुमार के बयान क्या आते हैं। अब पीएमसीएच में तो पुलिस बयान ली ही होगी ना कि बंटी यादव को क्यों उन्होंने अपहरण किया, क्यों उन्होंने हत्या की। अब तो वो आएगी चीजें, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, बंटी यादव के सभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन सवाल कई हैं, आपने कई सवाल उठाए। जिस तरह से पुलिस की लापरवाही का बंटी यादव के परिजन जिस तरह से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कई सवाल हैं इस केस में अभी। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी?
पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।